हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 की हिस्ट्री का, जिसका नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और हम करने वाले हैं इसका पार्ट सेकंड, यानी फर्स्ट पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो जाकर देखना। और अगर देख भी लिया है तो एक बार दोबारा जाकर देख कर आ जाओ, चीजें अच्छे से रिकैप हो जाएगी, क्योंकि हम हिस्ट्री कर रहे हैं, इतिहास कर रहे हैं। और इतिहास को लर्न करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उसको एक कहानी के तरीके से लर्न करो। और कहानी के फर्स्ट पार्ट को अगर आपने नहीं देखा होगा या अगर याद नहीं होगा तो सेकंड पार्ट समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो इसलिए पहले फर्स्ट पार्ट जाकर देख कर आना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसका जो एसएसटी है वो इंग्लिश में है, ठीक है, तो मैं बता दूं कि जैसे यहाँ पर सारे के सारे नोट्स आपको हिंदी में दिख रहे हैं, तो मैं एक इंग्लिश के नोट्स के साथ भी वाला चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप चाहो तो उनको शेयर कर सकते हो। ओके, चलो जी अपना पार्ट शुरू करते हैं। बट उससे पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे बच्चे हैं खासकर हिंदी मीडियम वाले जो नोट्स के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि सर हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे, है ना। आप जिस नोट से पढ़ा रहे हो वो नोट्स की पीडीएफ हमें कहाँ से मिलेगी, वो आप मेरे को बता दो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर अगर आपका कोई पैकेज है, ठीक है, जो आप अगर पैकेज वगैरह सेल कर रहे हो अपने नोट्स का, तो वो हमें बता दो, वो भी हम परचेज वगैरह कर देंगे। देखो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मेन पॉइंट स्टडी पर जब तक आपको मेरी शक्ल दिख रही है ना, यहाँ पर सब कुछ फ्री है, एकदम फ्री है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा गूगल पे जाके लिखना है मेन पॉइंट स्टडी, जैसे लिखा हुआ है ना मेन पॉइंट स्टडी, लिखकर एंटर मारना है, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। नोट्स दे रखे होंगे, क्लास 10 पे जाओगे, जो जो चैप्टर मैंने अपलोड कर रखे हैं ना उन सबके नोट्स आपको मिल जाएंगे, डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएगी, क्लिक करते ही पीडीएफ ओपन होगी, ठीक है। एमसीक्यू भी मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज भी चलो मैं डाल दूंगा जल्दी ही, ये सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएगी। और ये नोट्स फ्री मैंने बोला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये समझो कि यार फ्री है तो ऐसे ही होगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप अगर चाहो तो आपको कोई अगर पैसे में नोट्स दे रहा होगा ना, तो उसके नोट्स को उठाकर और मेरे नोट्स को उठाकर कंपेयर कर लेना, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देखो मैं ये नहीं कह रहा, मैं कहीं आप सोचोगे ये बोल रहे हैं कि सर ये वाला टीचर बेस्ट नहीं होता, सारे टीचर बेस्ट होते हैं, बट मैं वो बता रहा हूँ जो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। किसी के नोट्स से को आप पैसे देकर खरीदो, इससे अच्छा पहले ये वाला देख लेना, आपको पता चल जाएगा खुद ही कि आपको किसको फॉलो करना है और किसको फॉलो नहीं करना, ठीक है। चलो, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें अच्छा नहीं लगता, है ना, कि हम आपको मतलब कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते फाइनेंशियली। कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, देखो मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट पता है क्या है, अगर अच्छे नंबर आ जाए ना, एक स्क्रीनशॉट सेंड कर देना मेरे को, ठीक है, और बोल देना कि सर ये मेरे एसएसटी में नंबर आए हैं और 0.5% है, 1% 2% आपका भी इसमें हाथ है, तो बहुत होगा मेरे लिए, ठीक है, बहुत खुशी होगी मेरे लिए, ठीक है। तो ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो मैंने पेमेंट का ऑप्शन दे रखा है, और नहीं भी कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने बोला, है ना। आप वेबसाइट पे जब नोट्स डाउनलोड करने के लिए जाओगे ना, तो आपको ऐड मिलेगी ना, क्लिक करके 10 सेकंड रुक जाना, वो भी अल्टीमेटली मेरे लिए सपोर्ट ही होगा। ओके, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। और साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल है, कुछ वो छोटे मोटे अपडेट होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा मेन पॉइंट स्टडी 10 लिखना है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, 9500 से ज्यादा बच्चे हैं, 10,000 होने वाले हैं, तो इसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो जी, और अब आते हैं ये वाले हमारे अलग अलग चैनल है, जैसे ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है भरत कुमार खोरवाल करके, इन सारे चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरे को बोलते हैं कि सर हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना है, अभी से कुछ बता दो कि अभी से अगर हमें कुछ करना है या नहीं करना वो बता दो। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो कंटेंट के लिए ये जो मेरा ब्लॉगिंग चैनल है उसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दूं। अभी तक तो ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, बट देखते हैं कि क्या करना है इसका, क्या नहीं करना। बट आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ओके। और साथ में मेरा मेन पॉइंट टेक का चैनल है, वैसे तो इस पे 10,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, 10,800 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका सब्सक्राइब करो ना करो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इस पे 23 वीडियो डाल रखी है और 23 की 23 आपको देखनी है, क्योंकि हर एक वीडियो है ना आप ही के लिए बनाई है। मैंने उसमें ये बताया कि एक स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, मैं जिसमें से एक था, जिसको है ना घर से सैंपल पेपर के लिए पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता था। मैंने लाइफ में सैंपल पेपर परचेज नहीं किया, किसी टीचर ने ही मेरे को दिया, मैंने खुद से कभी परचेज नहीं किया। ना परचेज करने का रीजन सिर्फ इतना सा था कि मेरे को अच्छा नहीं लगता था घर से पैसे मांगना। ऐसा नहीं है कि मैं मांगता तो मेरे को मिलते नहीं, मिलते, बट मेरे को अच्छा नहीं लगता था। तो मैं चाहता हूँ कि आप में से भी अगर कोई ऐसा हो, क्योंकि मेरे को उस टाइम कोई बताने वाला नहीं था, तो मैं एक बड़ा भाई समझ लो, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी ऑनलाइन अर्न कर सकते हो। यूट्यूब से नहीं आती मेरी अर्निंग, और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म से आती है, जिससे भी आती है मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो आपको कुछ नहीं करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वीडियो को देखना, सब्सक्राइब करो ना करो वो आपकी मर्जी है, ना भी करो तो चलेगा, फायदा उठाना है बस। और बाकी मेन पॉइंट गेमिंग और यूनिक वर्ल्ड का चैनल है, आप चाहो तो इनको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आ जाओ जी, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया हो, ठीक है। मैं यहाँ पर रिकैप नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये फिर उन बच्चों के साथ बुरा होगा जो फर्स्ट पार्ट देख कर आए हैं, ठीक है। चलो जी, तो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है जी 19वीं शताब्दी, 1815 से लेकर 1914।
पहले तो मैं ये बता दूं कि 19वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनसे मैं पूछता हूँ कि सर 19वीं शताब्दी क्या है, तो बताते हैं कि सर 1901 से लेकर 2000 तक के टाइम को हम 19वीं शताब्दी कहते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, 19वीं शताब्दी क्या होता है, पहले शताब्दी का मतलब होता है 100 साल। ठीक है जी, शताब्दी का मतलब होता है 100 साल, और 19वीं शताब्दी का मतलब ये होता है कि जो 1801 से लेकर 1900 जहां पर खत्म हो रहा है ना, 19 लिखा ना, जहां पर खत्म हो रहा है उससे पहले के 100 साल को हम 19वीं शताब्दी कहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि जी 18वीं शताब्दी बताओ, तो पता है 18वीं शताब्दी ये होता है। ठीक है, जहां पर खत्म हो रहा है उससे पहले, यानी ये है 18वीं शताब्दी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। तो इस वाले टॉपिक में हम 19वीं शताब्दी के बारे में ही पढ़ेंगे हम। ओके जी, तो इसमें क्या लिखा है, 19वीं शताब्दी 1815 से लेकर 1914। अब आप बोलोगे सर अभी अभी तो आपने बोला कि 19वीं शताब्दी 1801 से स्टार्ट होकर 1914 पे खत्म हो जाती है। हाँ बिल्कुल सही बोला मैंने, बट इसमें ये 19वीं शताब्दी इसलिए लिख रखा है क्योंकि मेजर टाइम तो देखो आप 19वीं शताब्दी का ही है। और इसमें 1914 क्यों लिख रखा है, 1914 के बाद का टाइम पीरियड इसमें क्यों नहीं बता रखा है इस टॉपिक में, क्योंकि 1914 में आपको पता है कोई ऐसी चीज हुई थी जिसने पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया था, और इसी के लिए आपके बुक बनाने वाले ने उस टॉपिक को अलग कर दिया, क्योंकि अगर उसको भी इसमें जोड़ दिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि वो टॉपिक आपको पता ना क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 के अंदर, वो वाला टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे। बट अब समझ आ गया ना। तो अब 19वीं शताब्दी में हो क्या रहा था, तो देखो क्या लिखा हुआ है कि 19वीं शताब्दी में दुनिया में बहुत तेजी से बदलाव आ रहे थे, बहुत तेजी से बदलने लगी थी दुनिया, चाहे वो आर्थिक तौर पे हो, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, तकनीकी तौर पे पूरे के पूरे समाज की काया पलट हो रही थी मतलब। ठीक है, और साथ में विदेशी संबंध को नए डर्रे पर डाल दिया था, विदेशी संबंध भी सुधर रहे थे। ठीक है, अब देखो ये अब जो मैं बता रहा हूँ ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अर्थशास्त्रियों ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनियमों को 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है। तो हमारे जो अर्थशास्त्री हैं, जो इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ते हैं, उनका कहना है कि आर्थिक विनियम का मतलब पता है ना, कि एक जगह से दूसरी जगह। तो हमारे जो भी अर्थशास्त्री है उन्होंने बोला है कि जो अगर मैं ये बोलूं कि जो हमारे अर्थशास्त्री है उन्होंने बोला कि विदेशी संबंध जो हमारे एक देश से दूसरे देश में संबंध बन रहे हैं ना, दूसरे देश से संबंध बढ़ रहे हैं या बन रहे हैं, तो वो 3 चीजों के एक जगह से दूसरी जगह जाने की वजह से बन रहे हैं। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं, पहली चीज है जी व्यापार। व्यापार में चीजें आ जाती है, तो कोई भी चीज, खाने पीने की चीज हो गई, कपड़ा हो गया, इन सारी की सारी चीजों से, रुई हो गई, इन सारी की सारी चीजों के एक जगह से दूसरी जगह जाने की वजह से ही आप कह सकते हो कि विदेशी संबंध बन रहे हैं। ठीक है, दूसरा है दी श्रम। श्रम का मतलब क्या होता है, आप कह सकते हो ना, श्रम का मतलब होता है जो श्रम करते हैं, श्रमिक यानी लोग। तो श्रम यानी लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गए थे, है ना। तो अगर ये भी जाने लग गए थे तो हम कह रहे थे कि विदेशी संबंध बन रहे हैं, है ना। और तीसरा है प्रवाह। अगर ये तीनों की तीनों चीजें, व्यापार, श्रम और पूंजी, अच्छा पूंजी भी सुन लो क्या होता है। पूंजी का मतलब होता है जी पैसे, ये मैंने प्रवाह बोल दिया, पूंजी होता है इसका। पूंजी का मतलब होता है जी पैसे। अब आप बोलोगे सर पैसे एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, पैसे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। ठीक है, एक टाइम पे लंदन ने अमेरिका के अंदर, बहुत पहले की बात बता रहा हूं, एक टाइम पे लंदन ने अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट किया था। लंदन के बहुत सारे बड़े बड़े व्यापारी थे जिन्होंने अमेरिका में इन्वेस्ट किया था। क्यों किया था अभी पता चल जाएगा थोड़ी देर में हमें, बट उन्होंने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्ट करा था उस टाइम में। किस टाइम में, 19वीं शताब्दी में। अब हम देखेंगे कब किया था। ठीक है, बट आई होप आपको पता चल गया हो कि विश्व संबंधों में इन 3 चीजों का प्रवाह को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, व्यापार को, श्रम को, पूंजी को। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ये बताओ कि अर्थशास्त्रियों ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनियमों में किन 3 चीजों के प्रवाह की बात करी है, तो इन 3 चीजों के प्रवाह की बात करी है। ओके, और ऐसा नहीं है कि प्रवाह में जितनी चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाती है उतने ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, नहीं। ठीक है, देखो मैं समझाता हूं मेरे कहने का मतलब क्या है। आज है ना, बहुत आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह चीजें भेज सकते हैं, बट उतनी तेजी से हम एक जगह से दूसरी जगह लोग नहीं भेज सकते। मेरे कहने का मतलब है, आप अगर चाहो अमेरिका के अंदर कोई चीज भेजना, बिल्कुल भेज सकते हो। एक भेजो, 100 भेजो, 200, 300, 400, कितनी भी भेजो, बट आप उतनी क्वांटिटी में लोग नहीं भेज सकते। क्या आप क्यों नहीं भेज सकते, क्योंकि आज वीजा वगैरह का सिस्टम चल रहा है ना, पता है ना बात आपको। तो यही बात लिखी हुई है कि कभी कभार इन कारकों के बीच मौजूद संबंध टूट जाते हैं। उदाहरण के लिए वस्तु या पूंजी की आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही प्राय ज्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई जाती है। आपको पता है लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह कम जा सकते हैं आज, क्योंकि बंदिशें वगैरह लगाई जाती है उन पर। बट चीजें तो एक जगह से दूसरी जगह, या इन्वेस्टमेंट एक जगह से दूसरी जगह बहुत प्यार से जा सकती है। देखो जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, ठीक है, मैं चाहूं तो दूसरी कंट्री में कोई भी चीज भेज सकता हूँ बहुत ही प्यार से, मेरे को कोई कोई झंझट लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ। जैसे मान लो दूसरी कंट्री की कोई कंपनी है, फेसबुक वगैरह, मैं चाहूँ तो
उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ बैठे बैठे, ऑनलाइन कर सकता हूँ इन्वेस्ट। बट यहाँ पर मैं बैठे बैठे दूसरी कंट्री में नहीं जा सकता, है ना, क्योंकि फिर मेरे को वीजा वगैरह चाहिए होगा। ऐसे नहीं मैं एयरपोर्ट पे मुंह उठा के चला जाऊँ कि मेरे को टिकट दे दो, मेरे को जाना है। ये बस वाला सिस्टम नहीं है, कंडक्टर वाला सिस्टम नहीं चलता यहाँ पर, है ना। जब दूसरे देश में जाते हो तो वीजा लेना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है, तो यही बात लिखी हुई है। अब आ जाओ जी नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। अब आपने बोला कि सर अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने मेरे को बोला था कि है ना विश्व संबंधों में, यानी जो विदेशी संबंध में, यानी दूसरे देशों के साथ जो संबंध बन रहे थे उनमें तीन चीजों का प्रभाव हो रहा था, व्यापार का, है ना, दूसरा श्रम का, और तीसरा पूंजी का, है ना। तो अब जब आप व्यापार बोलते हो तो सिर्फ व्यापार में तो बहुत सारी चीजें आ जाती है, चावल आ जाता है, गेहूं अरे दुकानें आ जाती है, दुकानें तो सॉरी दुकानें मैंने गलत बोल दिया, मशीनें आ जाती है बहुत बड़ी बड़ी, लोहा आ जाता है, कॉटन आ जाता है। पर आप ये बताओ सर, सबसे पहली चीज जो गई थी वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत बड़ी क्वांटिटी में व्यापार के थ्रू कब गई थी और कौन सी गई थी? तो उसी टॉपिक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, और मैं वैसे ही बता देता हूं, इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा फिर रीड करेंगे। तो सबसे पहले जो व्यापार से एक जगह से दूसरी जगह चीज गई थी ना, वो गई थी जी हमारी खाने पीने की चीजें। ठीक है, बेसिकली हमारे टॉपिक के अंदर बता रखा है मक्के के बारे में, मक्का। ठीक है, मक्का। अब आप बोलोगे कि सर, और ये कब की बात है? ये बात है जी 1850 की। अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो आप, हमने तो थोड़ी देर पहले अभी पढ़ा था कि वो आलू आलू अमेरिका से गया था यूरोप में। अरे वो आलू नहीं, आलू का एक छोटा सा बीज गया था। मैं यहाँ पर हजारों टन आलू की बात कर रहा हूँ कि हजारों टन आलू या हजारों टन खाने पीने की चीजें, हजारों टन मक्का एक जगह से दूसरी जगह कैसे गया था, उसकी बात करने वाले हैं इस टॉपिक में हम। ठीक है, चलो जी अब करते हैं टॉपिक शुरू। मक्का बता चुका हूं मैं कि सबसे पहले मक्के का व्यापार हुआ था, बाकी और किसी चीजों का व्यापार हुआ था। चलो सबसे पहले शुरू करते हैं अपना टॉपिक। परंपरागत रूप से देश भोजन में आत्मनिर्भर होना पसंद करते हैं। ज्यादातर देश ये चाहते हैं कि हमें दूसरे देशों से खाने पीने की चीजें ना मंगवानी पड़े, पर लेकिन 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन में भोजन में आत्मनिर्भरता का मतलब था निम्न जीवन स्तर और सामाजिक संघर्ष। ये क्या है? मतलब ज्यादातर देश ये चाहते हैं कि यार हमें दूसरे देश से कोई चीज मंगवानी ना पड़े। पर अगर 19वीं शताब्दी में हम ब्रिटेन का केस देखें तो वहां पर उल्टा था। अगर वो दूसरे देश से कोई चीजें नहीं मंगवाते ना तो उनका बहुत ज्यादा नुकसान होता, उनके साथ बहुत ज्यादा दिक्कत होती। क्यों क्यों दिक्कतें होती? तो उसी के बारे में मैं बताता हूँ। देखो बात क्या हुई थी कि ब्रिटेन की आजादी जो आबादी है ना वो 18वीं शताब्दी में बहुत तेजी से बढ़ रही थी। 18वीं शताब्दी अब पड़ता है ना, 18वीं शताब्दी के आखिर में। 18वीं शताब्दी का क्या होती है? ये होती है जी 18वीं शताब्दी, और इसके आखिर में यानी वही 1790 के बाद का टाइम है ना, या 1800 तक के टाइम को ये होता है हमारा बेसिकली 18वीं शताब्दी के आखिर के टाइम में। तो आखिर के जो दशक थे उसमें ब्रिटेन की आबादी बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी, बहुत तेजी से ब्रिटेन की आबादी बढ़ने लगी थी, और इसके कारण देश में भोजन की मांग भी बढ़ने लगी थी। खाने पीने की ऑब्वियस सी बात है, जब ज्यादा लोग होंगे ज्यादा खाना मांगेंगे। और कृषि उत्पादों की मांग भी बढ़ने लगी थी। कृषि उत्पादों की मांग यानी खाने पीने की चीजें की जो मांग थी वो भी बढ़ने लगी थी, है ना। जैसे मैंने बोल दिया खाने पीने की, जैसे मक्का हो गया, इन सारी की सारी चीजों की मांग बढ़ने लगी थी। अब वो जो मांग थी वो बहुत ज्यादा थी, है ना। और अब हुआ क्या कि इतना ज्यादा नहीं उगा पा रहे थे ब्रिटिश के भूस्वामी। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ब्रिटिश के जो भूस्वामी थे, जिनके पास जमीन थी, किसान थे, वो इतना ज्यादा नहीं उगा पा रहे थे। तो ना ब्रिटिश ने दूसरी देशों से इंपोर्ट करवाना शुरू कर दिया, आयात करवाना शुरू कर दिया खाना। खाने में ज्यादातर जो मेन चीज थी वो थी मक्का। मक्का पता है ना, भुट्टा, कॉर्नफ्लेक्स, कॉर्न मतलब जिसे कहते हैं ना। तो वो इंपोर्ट करवाना शुरू कर दिया। बट अब हुआ क्या कि बड़े भूस्वामी के दबाव से, या बड़े भूस्वामी को के दबाव में सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी। अब आप बोलोगे कि ये क्या बोल रहे हो सर? आप देखो बात क्या हुई थी। बात ये हुई थी कि हमारे जो ब्रिटिश के या ब्रिटेन के जो हमारे बड़े बड़े भूस्वामी थे या किसान थे, किसान बोल लेते हैं, आसान वर्ड रहेगा किसान, जो हमारे बड़े बड़े किसान थे वो उगाते थे मक्का। वो 100 रुपए का मक्का उगाते थे और बेचते थे। ठीक है, वैसे मान लो 90 रुपए का उगाते थे और उसको 100 रुपए में बेचते थे। और जो बाहर से मक्का आता था, दूसरी कंट्री से मक्का आता था, वो बहुत सस्ता आता था। वो पता नहीं उनके एरिया में बहुत बड़े लेवल पे अच्छे और बढ़िया तरीके का मक्का उग जाता होगा सस्ते दामों पर, तो वो सिर्फ 50 रुपए का मक्का होता है। ठीक है, तो ब्रिटेन के अंदर बनता था 100 रुपए का या बिकता था 100 रुपए का, और जो बाहर से आता था वो 50 रुपए का। अब आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि मान लो आप ब्रिटेन में रहते हो, ठीक है, और आपके सामने चॉइस है कि जी 100 रुपए का मक्का खरीदोगे या 50 रुपए का, तो आप बोलोगे कि ऑब्वियस ही बात है 50 रुपए बोलोगे। आप 100 रुपए नहीं बोलोगे ना, पक्की बात है 100 रुपए मत बोलना। आप बोलोगे नहीं सर 50 रुपए की जो है मक्का हम खरीदेंगे। यही इंडिया में हो रहा है। आप देखो चाइना, हम फोन के केसेस में देख लो, आज हर 4 बंदे के पास में, उसमें से 3 में से तो एक के पास पक्का आपको चाइनीज फोन मिल जाता है। क्यों? रीजन यही है, वो सस्ता है। इंडिया में अगर इतना सस्ता और इतना बढ़िया क्वालिटी का फोन बने,
कोई भी देखे ही ना चाइना के फोन की तरफ, है ना। तो यही बात लिखी हुई है कि और उसके बाद ना भूस्वामी जो थे बड़े बड़े जो हमारे ब्रिटिश के किसान थे, उन्होंने बोला यार हमारा तो कोई मक्का खरीद ही नहीं रहा। तो उन्होंने सरकार पे दबाव डाला, उन्होंने बोला है जो बाहर से 50 रुपए का मक्का आ रहा है ना, इसको बंद करवाओ, अभी बंद करवाओ, ठीक है। तो इसलिए जो बड़े बड़े भूस्वामी थे यानी हमारे जो किसान थे, उनके दबाव में आके सरकार ने जो मक्के का आयात था उसको बंद करवा दिया, प्रतिबंध लगा दिया उस पर, ठीक है, पाबंदियां लगा दी। और जिन कानूनों के सहारे सरकार ने यह पाबंदियां लागू की थी उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कॉर्न लॉ क्या होता है। सिंपल आपको ये याद रखना है कि ब्रिटेन के अंदर पहले मक्के का आयात हुआ करता था, बट भूस्वामियों के दबाव के कारण सरकार ने बाहर से आने वाले मक्के पर पाबंदी वगैरह लगा दी और इसके लिए कुछ कानून का सहारा लिया था और उन्हीं कानूनों को कॉर्न लॉ कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, जब ऐसा हुआ, जब ये बाहर से 50 रुपए का मक्का आना बंद हो गया, तो लोग किसके मक्का खरीदेंगे अब? 100 रुपए का। बट फिर लोगों को गुस्सा आने लगा, यार हम 100 रुपए का क्यों खरीदे, 50 रुपए का बाहर से आ तो रहा था सस्ता। तो अब क्या हुआ कि जो हमारे बाकी लोग थे, जैसे उद्योगपति हो गए, है ना, जिनकी फैक्ट्रियां वगैरह थी, या शहरों के जो दूसरे लोग हैं, उन्होंने फिर सरकार पे दबाव डाला कि भैया ये मत करो, आप कॉर्न लॉ को समाप्त करो, ये जो कॉर्न लॉ लगा रखा है ना आपने, उसको समाप्त करो। तो अब जो हमारे उद्योगपति थे और जो शहरों में रहने वाले लोग थे, उनके दबाव में सरकार ने दोबारा कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया, वापस कर दिया तुरंत ही, ज्यादा टाइम नहीं लगाया और कॉर्न लॉ को वापस कर दिया। अब जब सरकार ने कॉर्न लॉ को वापस कर लिया ना, तो अब हुआ क्या कि दोबारा से 50 रुपए का मक्का आने लग गया। अब जब दोबारा से 50 रुपए का मक्का आने लग गया, तो सारे के सारे 50 रुपए के मक्के पे शिफ्ट हो गए कि जी हम तो 50 रुपए का मक्का खरीदेंगे। बट जब उन्होंने 50 रुपए का मक्का खरीदना शुरू कर दिया, तो हमारे जो ब्रिटेन के जो बड़े बड़े किसान थे, उनके तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा था। तो इसी वजह से उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, है ना। तो ये लिखा हुआ है कि जो ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी थी, क्योंकि वे आयातित माल की कीमतों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। बाहर से जो 50 रुपए का मक्का आ रहा था ना, ठीक है, उसका वो मुकाबला नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब उनसे कोई पूछता था जी आप भी बेचो 50 रुपए में, तो ब्रिटिश के किसान बोलते थे जी कैसे बेचते 50 रुपए में, 90 रुपए का तो बन रहा है या उग रहा है, तो उसको हम 50 रुपए में कैसे लॉस लेकर बेचे, क्या हमको भी तो खाना खाना है। तो इसलिए उन्होंने मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसी वजह से मैं आपको बता दूं कि विशाल भूभागों पर खेती बंद कर दी, क्या कि जी बंद करो ये खेती वेती, कोई फायदा नहीं हो रहा हमारा। और हजारों लोग बेरोजगार हो गए, बहुत सारे जो बड़े बड़े किसान थे उन्होंने बाकी लोगों को भी अपने अंडर रख रखा था, वो भी बेरोजगार हो गए, गांव उजड़ गए, ठीक है। और गांव के जो लोग थे बहुत सारे, उन्होंने बोला खेती, गांव में ज्यादातर खेती होती थी, उन्होंने बोला अब ये खेती वाला सिस्टम तो खत्म हो रहा है, तो लोग जो थे वो शहरों की तरफ जाने लगे, और कुछ लोग थे जो एक देश से दूसरी जगह पर जाने लगे काम की तलाश में, ठीक है। आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं जी आगे, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अब देखो बात यह है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में, है ना, हाँ ओके ये रहा। एक तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या, रही है ना, माउस नहीं दिखता, तो ये देखो 19वीं शताब्दी के मध्य में हुआ क्या कि औद्योगिक विकास होने लग गया था अपने ब्रिटेन में, फैक्ट्रियां लगने लग गई थी, महंगी बातचीत हो रही थी, पैसा आ रहा था उनके पास। अब जब उनके पास मतलब इतनी फैक्ट्रियां लगा रहे थे वो, है ना, तो उनके पास पैसा आ रहा था, तो यानी उनको ज्यादा इनकम मिल रही थी, जो बाकी लोग थे उनको भी इनकम जो थी अच्छी खासी मिल रही थी। और इसी के कारण उन्होंने बाहर से खाना जो था वो ज्यादा इंपोर्ट करवाना शुरू कर दिया, है ना, क्योंकि वो थोड़ा पैसा आ रहा था उनके पास, उन्होंने सोचा कि यार ज्यादा खाना इंपोर्ट करवाएंगे, है ना, तो उन्होंने ज्यादा खाना इंपोर्ट करवाना शुरू कर दिया, ठीक है जी। ये बात आपको क्लियर हो गई, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी। अब देखो जैसी लोगों के पास इनकम आने लग गई ना, तो उनका फैमिली स्टैंडर्ड जो है ना, वो सुधरने लग गया, है ना। और जब आपको पता होता है कि हाँ यार आप अपनी फैमिली को अच्छे से पाल सकते हो, तो आप अपनी फैमिली प्लानिंग करते हो, है ना, शादी वगैरह करते हो, तो ऐसे ही बच्चे वगैरह होते, तो उनकी पॉपुलेशन जो थी वो बढ़ने लग गई। अब बढ़ने लग गई तो अधिक भोजन की को वो आयात करने लगे, खाने पीने की चीजें वो ज्यादा आयात करने लगे, यही लिखा, खाने पीने की चीजें वो ज्यादा आयात करने लग गए। अब वो खाने पीने की इतनी चीजें आयात करने लग गए कि अब हुआ क्या कि बहुत सारे जो पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे के सारे लोगों ने बोला कि बात ऐसे यार ब्रिटेन के लोगों को तो बहुत सारा खाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने जंगलों को साफ किया कि जी यहीं खेती करेंगे, और उन्होंने अपने एरिया में खेती करना शुरू कर दिया, और उन्होंने बोला खेती करके हम ब्रिटेन भेजेंगे और हमें कुछ पैसे मिलेंगे, है ना। और सारे के सारे पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सब में यही होने लग गया। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अब देखो हुआ क्या, खेती के लिए जमीन को साफ कर देना ही काफी नहीं था। अगर आप खेती के लिए आपने जमीन साफ कर दी और उस पर खेती करने लग गए, चलो खेती कर भी ली, पर मेन चीज है जी ब्रिटेन पहुंचाओगे कैसे, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, रूस से, पूर्वी यूरोप से ब्रिटेन पहुंचाओगे कैसे, बहुत सारी चीजों का अरेंजमेंट देखना पड़ता है। तब हुआ क्या कि खेतिहर इलाके को बंदरगाह से जोड़ने के लिए रेलवे की भी जरूरत पड़ती थी। तो आपको पता है जैसे मान लो ये एरिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, लेट्स अज्यूम ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से आपको ब्रिटेन भेजना है, तो और यहाँ पर हो रही है खेती,
और यहाँ पर है बंदरगाह, यहाँ से भेजोगे, यहाँ पर शिप वगैरह है, तो आपको पहले यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर रेलवे का निर्माण किया गया, रेलवे का निर्माण, फिर शिप में लाया जाता था, फिर यहाँ भेजा जाता था। तो यही बात लिखी हुई है कि खेतिहर इलाके को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे की जरूरत पड़ती थी। और साथ में जो ढुलाई के लिए जो गोदियां थी, अच्छा गोदिया का मतलब होता है हार्बर, हार्बर का मतलब जहां पर अनाज वगैरह रखा जाता हो, तो यहाँ पर जो हमारे समुद्र के तट का इलाका था ना, यहाँ पर वहां पर बड़े बड़े एरिया बनाए गए, ठीक है, गोदिया वगैरह बनाई गई, ओके, जहां पर जो हमारे खाने पीने की चीजें, जो अनाज आ रहा है ना यहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के यहाँ से जो अनाज आ रहा है उसको रखा जा सके, है ना। चलो, तो यही है। और पुराने गोदियों को भी फैलाना जरूरी था, उनको भी अलग अलग एरिया पे थोड़ा बड़ा, जो पुराने जो मतलब पहले से जो एरिया बना हुआ था खाना रखने का, उसको थोड़ा फैलाया गया, बड़ा किया गया, यही बात लिखी हुई है। ओके जी। नई जमीन पर खेती करने के लिए यह आवश्यक था कि दूसरे इलाके के लोग को वहां आकर बसे, वहां पर आकर बसे। इसका मतलब क्या है, अमेरिका की बात करें, रूस की बात करें, ये सारे के सारे लोगों की बात करें, तो अब हुआ क्या कि अमेरिका में है ना, खेती के लिए जो लोग थे वो बहुत कम थे, समझ रहे हो। अमेरिका में इतने लोग नहीं थे कि वो वहां पर खेती कर सके अच्छे से। तो इसलिए हुआ क्या कि बहुत सारे लोगों को यूरोप से अमेरिका लाया गया और उनको बोला गया कि आप अब खेती करो, समझ आ गया। यूरोप से अमेरिका की तरफ ले गए लोगों को कि जी आपको, यूरोप के लोगों को बोला कि आप है ना अमेरिका में खेती करो। ओके, चलो जी, ये भी बात आपको समझ आ गई। और अब जब बहुत सारे लोग आ रहे थे तो नई नई बस्तियां लगने लगी, नए नए घर बनने लगे, है ना। और साथ ही में पूंजी और श्रम की जरूरत भी पड़ने लगी थी। लोग तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे तो श्रम तो जा ही रहा था, और साथ में पैसे की जरूरत भी पड़ रही थी। खेती बिना पैसे के थोड़ी ना होती है। अमेरिका के लोग तो गरीब थे उस टाइम, है ना। तो अब हुआ क्या कि आपको पता है ब्रिटेन में एक जगह है लंदन, ठीक है। तो ब्रिटेन में एक जगह है लंदन, उन्होंने बोला कि हम देंगे पैसे, हम देंगे पूंजी, आप खेती करो, क्योंकि आप हमारे लोग आ रहे हो, आप खेती करो, हम देख लेंगे पैसे का जो भी होगा। तो उन्होंने पूंजी वहां पर भेजना स्टार्ट कर दी, पैसे वगैरह जो भी है वो वहां पर भेजना स्टार्ट कर दिया कि आप खेती करो, हम देखते हैं। तो यही लिखा हुआ है। इसके लिए लंदन जैसे वित्तीय केंद्रों से पूंजी आने लगी, लंदन ने एक तरह से पैसे भेजना स्टार्ट कर दिया ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मजदूरों की कमी थी, वहां से लोग लाकर वहां लोगों को लाकर बसाया गया जाने लगा, यानी श्रम का प्रवाह होने लगा। तो ये बात बोली गई है कि लोगों की कमी थी, तो लोगों को तो कहां से, अपने अलग अलग एरिया से लाया गया। जैसे कि इसमें यह लिख रखा है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप से लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए, काम की तलाश में, श्रम वगैरह के उसके लिए वहां पर जाकर बस गए। और पूंजी तो आपको पता ही, अपने कहां से आ रही थी, लंदन से आ रही थी। चलो, आपको समझ आ गई ये बात आपको, ठीक है। अब इसके टॉपिक क्या आगे क्या लिखा हुआ है कि 1890 तक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। अब बहुत बड़े लेवल पे, है ना, बहुत बड़े लेवल पे जो है वो कृषि का सामान जो था, खाने पीने की चीजें जो थी, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। अभी अभी हमने देखा ना, देखो क्या देखा, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में, अमेरिका में, पूर्वी यूरोप में, सब जगह खेती हो रही थी। तो खेती का ही एक तरह से एक ट्रेड हो रहा था, एक जगह से दूसरी जगह खेती का ही सामान जा रहा था, और खेती की अर्थव्यवस्था या कृषि अर्थव्यवस्था हमें दिख रही थी, है ना, सामने आ चुकी थी। इस घटनाक्रम के साथ श्रम विस्थापन, ठीक है, श्रम विस्थापन, रुझान, पूंजी प्रवाह और पारिस्थितिक और तकनीकी में भी गहरे बदलाव आए। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि जैसे ये कृषि की अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी ना, वैसे लोग भी एक जगह से दूसरी जगह विस्थापन करने लगे। देखा ना अभी हमने, जो अमेरिका में लोगों, मतलब लोगों की जरूरत पड़ने लगी थी तो लाया गया था ना यूरोप से, है ना। तो ये होने लगा, साथ में पैसे भी लंदन से दूसरी जगह जाने लगे। तो ये हो गया श्रम विभाजन, ये हो गया पूंजी, और बहुत सारी तकनीकी भी चेंज आने लग गए। अब कैसे तकनीक में कैसे चेंज आया, टेक्नोलॉजी में कैसे चेंज आया, वो अभी हम देखेंगे। बट आपको एक लाइन जरूर आपने सुनी होगी कि आवश्यकता ही एक तरह से आप कह सकते हो इन्वेंशन की जननी है। मतलब अगर आपको आवश्यकता पड़ती है, किसी चीज की आवश्यकता होती है, तो इन्वेंशन खुद ही हो जाता है ना। चलो, तो इस आविष्कार की, मेरे को हिंदी में नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है, रियली सॉरी। तो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ना। ये बात बोली जाती है। अभी हमें पता चलेगा कि कैसे तकनीकी चेंज आ रहे थे, क्योंकि जरूरत पड़ी थी तकनीकी चेंज लाने की। तो अब देखो क्या लिखा है, अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे से नहीं, बल्कि हजारों मील दूर से आने लग गया था। ब्रिटेन की महंगी बातचीत होने लगी थी। अब यूरोप से आ रहा है जी, अमेरिका से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है खाने पीने की चीजें। और ऐसा ही कुछ हमारे इंडिया में भी हुआ, है ना। ये तो मैंने ब्रिटेन का बहुत बड़े लेवल पे एग्जांपल दे दिया, अब इंडिया में भी ऐसा हुआ। मैं आपको बता दूं कि अपने ना पंजाब के अंदर जो हमारे जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश के लोग थे, ब्रिटिश भारत के लोग, उन्होंने क्या किया, हमारे पंजाब का कुछ एरिया था जो अर्ध रेगिस्तान था, जहां पर खेती वगैरह अच्छी नहीं होती थी, तो वहां पर उन्होंने सिंचाई के लिए नहरें वगैरह लगाई,
अपने यूपी बिहार के और अलग अलग एरिया के, यहाँ पर लिखा भी होगा अलग अलग एरिया के, यूपी बिहार झारखंड या जो से भी भारत के, तमिल वगैरह, तमिल तो ऐसे स्पेसिफिक नहीं बता रखा, बट साउथ इंडिया से, अपने ईस्ट इंडिया से या कहीं से भी पकड़ के पंजाब में लेकर गए उनको और बोला कि आप यहाँ पर खेती वगैरह करो। ठीक है जी, तो ये लिखा हुआ है कि नई नहरों द्वारा संचित क्षेत्र कहे जाने वाले कैनाल कॉलोनियों को पंजाब के अन्य भागों के किसान द्वारा बसाया गया था। तो जो दूसरे भागों के जो किसान थे जो पंजाब में आकर बस गए थे, उन्होंने ही जो कैनाल कॉलोनियां थी वहां पर उन्होंने बसाई थी। ओके जी, अब क्या लिखा हुआ है कि कृषि की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी हो गई थी कि 1820 में और 1914 से लेकर जो विश्व व्यापार था उसमें से 25 गुना से 40 गुना बढ़ोतरी हुई। मतलब आप खुद सोचो, अगर 1820 में कितने का भी ट्रेड होता था, व्यापार होता था, वो एकदम से 25 गुना हो गया सिर्फ 100 सालों में। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत छोटा है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है। अब आप अगर सोचो, सिर्फ अगर मान लो ये 1820 के अंदर 2 लाख करोड़ रुपए का ट्रेड होता था, तो 2 लाख करोड़ का 25 गुना कर लो, कितना हो जाएगा, है ना। चलो, तो इतने का ट्रेड होता था और उसमें से 60% जो थी ना वो खाने पीने की ही चीजें थी, प्राथमिक उत्पाद थे। प्राथमिक आपको पता है ना, प्राथमिक क्षेत्र जो किसान वगैरह जो खेती वगैरह से रिलेटेड होते हैं, तो खेती वगैरह जैसे कि गेहूं हो गया, है ना, कपास हो गया, और जो कृषि के अन्य उत्पाद हो गए, कोयला भी, कुछ कुछ चीजें, है ना, कोयला और खनिज का भी होता था, वो 60% से अलग बता रखा है। ठीक है, 60% तो बेसिकली गेहूं, कपास और हमारे कृषि के उत्पाद होते थे, और बाकी जो होता था उसमें खनिज वगैरह, कोयले वगैरह का भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया वगैरह जाता था। ठीक है, आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। अब आ जाते हैं जी, वही मैंने वो अभी अभी एक लाइन बोली थी ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ना, बड़ी महंगी लाइन है, बड़े महंगे वर्ड यूज किए हैं मैंने इसमें। अब देखो हुआ क्या था, लिखा हुआ क्या है, तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक कारकों के परिणाम से होती है। इसमें आना चाहिए था ओके, परिणाम भी होती है। अच्छा, इसमें क्या लिखा है, इसमें ये लिखा हुआ है, वो वही होना चाहिए था। इसको अब कट करते हैं, इरेज करते हैं इसको। ठीक है, तो ये सही लिखा है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है अपना कि तकनीकी प्रगति यानी टेक्नोलॉजी में जो चेंज आता है ना, कभी कभार वो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों की वजह से भी आता है। जैसे जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए औपनिवेशिक जो औपनिवेशीकरण था के कारण यातायात और परिवहन के साधनों में भारी सुधार किए। जो अंग्रेज थे, बहुत सारे लोग है ना, पता है इंडिया में ये बोलते हैं कि जो अंग्रेज है, अंग्रेजों की देन है रेलवे, और देखो वो हमें कितनी अच्छी चीज देकर गए हैं। अरे भैया ठीक है, जो अंग्रेज है वो रेलवे देकर गए हैं जो कि बहुत अच्छी है, बट वो उन्होंने हमारे लिए थोड़ी ना बनाई थी, वो तो अपने लिए बनाई थी, है ना। तो ठीक है, अच्छी बात है, अप्रिशिएट करते हैं, बट ये बिल्कुल ही इस चीज के लिए बिल्कुल आप उसको बोलने लग जाओगे जी अंग्रेज इतने अच्छे थे, ऐसा कुछ नहीं था भैया। उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाई है, अगर हमारे लिए कुछ किया होता तो हम मानते, है ना। तो अब देखो उनको जरूरत पड़ी, अंग्रेजों को जरूरत पड़ी कि जी, अब मैं आपको बताऊं उन्होंने रेलवे नेटवर्क क्यों बनाया था। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि उनको डर था कि कहीं हमारे जो मतलब इंडियन है वो एक मतलब मारने ना लग जाए उनको, तो इसलिए उन्होंने एक नेटवर्क बनाया कि भैया अगर कहीं आर्मी भेजने की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि ये हमारे इंडिया के लोग जो है वो कुछ कर दे, आर्मी की जरूरत पड़ जाए तो प्यार से ले जाया जा सके, है ना। तो इसलिए उन्होंने रेलवे नेटवर्क बनाया था, और भी चीजों को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उन्होंने बनाई थी, है ना, रेलवे वगैरह। बट जरूरत उनको पड़ी, तो यही है, देखो जरूरत, अभी मैंने बोला ना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो उसमें भी यही बात लिखी हुई है कि उसमें रेलगाड़ियों वगैरह में भारी सुधार हुए थे, तेज चलने वाली रेलगाड़ियां वगैरह बनी, ठीक है, और बोगियां वगैरह बनी ताकि भारी भारी सामान वगैरह एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। जलपोतों का आकार बढ़ा, जलपोत यानी आप कह सकते हो शिप वगैरह का उत्पाद बढ़ा, साइज बढ़ा, आकार बढ़ा, जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर तक बाजारों में कम लागत पर ज्यादा आसानी से पहुंचाया जा सके, है ना। बड़ी शिप होगी तो ज्यादा सामान आएगा, जितना ज्यादा सामान एक साथ आएगा उतना ही उस चीज का दाम कम होगा। ठीक है, देखो मैं समझाता हूँ मेरे कहने का मतलब क्या है। वैसे तो बहुत छोटी सी बात है, बट आपको समझ आ जाए। मान लो मैंने एक शिप में 100 रुपए का सामान भेजा, है ना, या मान लो मैंने एक कह सकते हो कि थोड़ा सा इजी लेते हैं, एक है ना वुड आती है, एक सैंडल वुड आती है, ठीक है, या रेड वुड आती है, आपने सुना होगा अगर पुष्पा मूवी देखी होगी, आलू अर्जुन की, कति अच्छा एक्टर है तो देखना उनकी मूवी। तो एक रेड करके एक होता है, एक रेड कलर का एक लकड़ी होती है। अगर मैं यहाँ से 1 किलो लकड़ी, सुनना मेरी बात, 1 किलो लकड़ी अगर शिप से ओमान भेजता हूँ, ठीक है, तो क्या वो
जो लकड़ी है वो 100 रुपए की रहेगी? नहीं, वो पता नहीं कितने की हो जाएगी। बट अगर मैं बड़े शिप में 1000 किलो जो है, 1000 क्या 3000 4000 किलो अगर सेम लकड़ी भेजूं वहां पर, तो उसका प्राइस है ना उससे थोड़ा कम होगा, 1 किलो वाली से कम होगा, क्योंकि 1 किलो का आपने देखो कितना ट्रैवल करके सिर्फ 1 किलो आई है, तो वो महंगी होती है। समझ आ गया? जितनी ज्यादा चीजें आप एक बार में भर के दूसरी जगह ले जाते हो ना, वो सस्ती होती है। सिंपल ये याद रखना है आपको, ठीक है? चलो, अब देखो, अब मेरी बात सुनना। ये तो मैंने आपको बता दिया, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है, बट अब देखो टेक्नोलॉजी में चेंज कैसे आया। ये तो आपने एग्जाम्पल सुना बस, अब आप एक्चुअल भी देखना। एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि जैसे जो औपनिवेशीकरण हो रहा था, तो उनको जरूरत पड़ी थी एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने की, और ये सारी की सारी चीजें, तो रेलवे वगैरह का निर्माण हुआ था, है ना? और खाने पीने की चीजें एक जगह से दूसरी जगह बहुत बड़े तरीके से ले जानी पड़ रही थी, बहुत बड़े उसमें क्वांटिटी में ले जानी पड़ी थी, तो जलपोतों का यानी हमारी शिप वगैरह का साइज बड़ा किया। अब एक और चीजें देखो, देखो मांस का व्यापार। अब थोड़ा मांस के व्यापार के बारे में भी पढ़ते हैं। इस मांस के व्यापार इस जुड़ी हुई प्रक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है, यानी तकनीकी चेंज का एक अच्छा उदाहरण है, प्रस्तुत करता है। 1870 के दशक में, पूरी बात सुनना, 1870 के दशक में अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जा सकता था, नहीं किया जाता था। उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे, जिन्हें यूरोप ले जाकर काटा जाता था। मेरी बात सुनना, ये है जी अपना, ऊपर बना देता हूं कि ये है अपना यूरोप, ई लिख देता हूं, ये है जी अपना अमेरिका। तो पहले क्या होता था कि जो अमेरिका, मतलब अमेरिका में क्या होता था, अमेरिका में बहुत सारे जानवर वगैरह होते थे, तो उसको एक्सपोर्ट किया जाता था कहाँ? यूरोप में, ठीक है? बट उसको, जानवर को जिंदा एक्सपोर्ट किया जाता था खाने के लिए, मतलब बकरी वगैरह होती थी उसमें, तो खाने की चीजें और भी बहुत सारी चीजें होती थी, खाने पीने की चीजें जो भी वो ले जाते थे ना, जिंदा जानवरों को जो मांस ले जाते थे, वो जिंदा जानवर को ले जाते थे ताकि यूरोप में जाकर उसको काटा जा सके। बट इससे बहुत ज्यादा समस्या होती थी, है ना? अच्छा, वो क्यों ले जाते थे? क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम में ना इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब वही, आप अभी उसी टॉपिक को मैं समझाने के लिए वाला पढ़ा रहा हूँ। उस टाइम इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी नहीं थी कि जी अगर आप मांस यहाँ से वहां ले गए तो सही रहे, इतना कुछ उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए जिंदा जानवर को भेजना पड़ता था कि ताकि वो जानवर जब वहां पर पहुंचे तो उसको काटा जा सके। बट इससे ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने लगी, इसमें बहुत समस्या थी। क्या क्या समस्या थी? तो पहली समस्या तो ये लिखी हुई है, लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज्यादा जगह घेरते थे। अगर मान लो कोई मतलब किसी को काट के फिट किया जाए, तो उसको एक छोटे से एरिया में, मैं समझा रहा हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को तो अजीब सा लग रहा है, बट काट के अगर उसको ऐसे कर दिया जाए तो वो थोड़ा कम स्पेस घेरता है। बट अगर अगर ऐसे जिंदा करोगे तो वो हिलेगा डुलेगा, एक थोड़ी ज्यादा जगह घेरेगा, तो ये बात लिखी हुई है। बहुत सारे तो लंबे सफर में ही मर जाते थे, और कभी कभी बीमारियां पड़ जाती थी उन्हें, है ना? और बहुतों का वजन गिर जाता था, या वो खाने के लायक नहीं रहते थे। बीमारियां लग गई तो कौन खाएगा? अगर वो मर गया तो स्मेल आएगी, तो फिर एंड में जाके कौन खाएगा? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ओके, इसी वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा था। इसका मतलब जो उस टाइम जो नॉनवेज था, जो यूरोप में पहुंचता था, यूरोप में है ना, जो ये जो नॉनवेज है जो बहुत महंगा बिकता था, क्योंकि अमेरिका में जो है बहुत कम जो है, जैसे मान लो यहाँ से मैंने 100 जानवर भेजे, अमेरिका से मैंने 100 शिप में जानवर, जिंदा जानवर भेजे, कहाँ पर भेजे? अपने यूरोप में भेजे। वहां पर जाके पता चल रहा है कि 30 तो मर गए, ठीक है, 30 तो निकल गए, बाकी बचे 20, उनको लग गई बीमारियां, ठीक है, और बाकी बचे 50, उनमें से भी कोई दिक्कत है, या मान लो चलो 50 भी पहुंचे, अब यूरोप में 50 पहुंचे, भेजे तो 100 थे ना, पहुंचे 50, तो इसलिए वही थोड़ा सा महंगे हो गए वो, क्योंकि जितना उतना नहीं पहुंच पाया, तो इसलिए वो महंगे हो गए। तो अब जब वो महंगे हो जाते हैं तो ये सारी की सारी समस्या आने लगी, और इसी वजह से जो गरीब लोग थे यूरोप के, वो उनकी पहुंच से वो बाहर था, ठीक है? ओके, अब क्या लिखा हुआ है? दूसरी तरफ ऊंची कीमतों के कारण मांस उत्पाद की मांग और उत्पादन भी कम रहता था, ठीक है? अब जब इतनी ज्यादा कीमतें थी तो ज्यादातर लोग मंगवाते भी नहीं थे, कि रहने दो यार, कमी क्वांटिटी में मंगवाओ, कौन खाएगा, है ना, बहुत महंगा है, ये सारी की सारी चीजें हैं। ओके, नई तकनीक के आने से यह स्थिति बदल गई। अब देखो तकनीक क्या आई, तकनीक इसमें लिखा होगा रेफ्रिजरेटर शिप। अब हुआ क्या? पानी के जहाजों में रेफ्रिजरेटेड शिप की तकनीक को स्थापित कर दिया गया, ठीक है, जिससे जल्दी खराब होने वाली चीजें को भी लंबी यात्रा में ले जाया जा सकता था। जानवर को काट दिया, उसको फ्रीजर में डाल दिया, ठंडा कर दिया, जमा दिया। अब जो कोई चीज फ्रोज हो जाती है ना, अपने फ्रोज हो जाती है, जैसे बहुत सारे ना खाने का डब्बे भी आते हैं जो नॉन वेज वाले होते हैं ना,
जो आपको खाने के डब्बे होते हैं वो क्या करते हैं, जमा देते हैं एकदम से, खाने को एकदम से वो जमा देते हैं ताकि वो ज़्यादा आगे तक चलता रहे। तो इसमें होता भी यही था, रेफ्रिजरेटर जो शिप रेफ्रिजरेटर आए थे ना, तो उसमें क्या किया था, शिप में बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर यहाँ बना दिए जाते थे कंटेनर, वहाँ ठंडा कर दिया जाता था, फिर जानवरों को काट काट के लगा दिया जाता था, है ना। तो इससे वो खराब भी नहीं होता था, है ना, और उनका वेट कम होना ज़्यादा होना ये तो बनता ही नहीं था। अब जितना नॉनवेज आप रखोगे उतना ही नॉनवेज रहेगा। अब जानवर क्या है कि अगर उसने नहीं खाया होगा तो उससे थोड़ा उसका वेट कम हो जाता था, बट ऐसा जो था वो उस नॉन वेज को जब काट के रखा जाता था तब नहीं होता था, ठीक है। तो ये बात है, चलो जी, तो यही बात लिखी हुई है। अब इसके बाद तो जानवरों को यात्रा से पहले ही मार दिया जाने लगा, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड सब जगह से जानवरों की बजाय मांस ही यूरोप में भेजा जाने लगा। अमेरिका से भी, ऑस्ट्रेलिया से भी, न्यूजीलैंड से, इन सारी की सारी जगहों से मांस जो था, मांस पहले जानवर ले जाए जाते थे, बट अब मांस जो था वो ले जाया जाता था यूरोप में, ठीक है। इससे ना केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्च कम हो गया, है ना, क्योंकि पहले 100 भेजते थे, 50 पहुंचते, 50 का प्राइस थोड़ा ज्यादा होता था, बट अब क्या है, जितना मांस भेजोगे उतना ही रहता था और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जाता था, इसलिए सस्ता हो गया। बल्कि यूरोप में मांस के दाम गिर गए और बहुत गिर गए, और इसी वजह से क्या हुआ कि जीवन स्थिति सुधरी, तो देश में शांति स्थापित हुई। जब लोगों के पेट में खाना होता है ना तो वो थोड़ा शांत रहते हैं, तो इसलिए जब लोगों को खाने पीने की चीजें मिलने लगी तो थोड़ा सा उनपे देखो, अगर कोई बंदा भूखा है ना तो वो गलत काम करता है, ठीक है, उसके काम को जस्टिफाई नहीं कर रहा मैं, वो गलत काम कर रहा है तो भैया गलत ही है, उसको सेम सजा दो जो देनी चाहिए, बट वो काम गलत क्यों कर रहा है उसका भी एक रीजन है ना। जैसे कि मान लो अगर किसी ने कोई चोरी करी है बैंक में, ठीक है, कोई तो मजे के लिए कर रहा है चोरी, बट क्या पता किसी की फैमिली में कुछ हो। जैसे एक केस मैंने सुना था कि एक बंदे ने बैंक पर डाका डाला था, तो उनकी मदर को कैंसर था, उसके लिए डाला था, है ना। क्राइम उसने करा है, सजा उसको मिलनी चाहिए, बट ये इसको बताने का मेरा रीजन ये था, इसको बताने का मेरा रीजन ये था कि यूरोप में भी जब लोगों के खाना नहीं होता था पेट में तो वो भी ऐसी गलत गलत हरकतें करते थे, ठीक है। बट जब अब उनको खाना सस्ता मिलने लग गया, है ना, तो अब क्या था, ऐसी चीजें जो है वो कम करते थे और शांति बनी रहती थी यूरोप में, ठीक है। और दूसरे देशों से साम्राज्यवादी जो मंसूबे का समर्थन मिलने लगा। अच्छा, यूरोप ने जब दूसरे दूसरे देशों पर अटैक करके, अब आपका कभी सोचना कि बहुत सारे लोग सोच नहीं पाते, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब ब्रिटेन ने हमारे इंडिया पे कब्जा किया था, हमारे इंडिया पे कंट्रोल किया था, तो क्या ब्रिटेन के लोगों ने कुछ बोला नहीं होगा। आज अगर हम, वैसे भारत बहुत प्यारा है, आज तक हमने किसी पे हमला नहीं किया, फालतू में हम हमला करते भी नहीं, आप जब तक कुछ करोगे नहीं तब तक हम कुछ करेंगे नहीं, बट हम भी अगर मान लो, लेट्स अज्यूम कि हम अगर किसी दूसरे देश पे कब्जा करने जाते हैं तो सबसे पहले पता टोकने वाला कौन होगा, हम खुद होंगे, ठीक है। हमारे भारत के बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्यों कर रहे हो आप ऐसा, क्यों दूसरे को अटैक कर रहे हो, या क्यों दूसरे की जमीन ले रहे हो या वो ले रहे हो, है ना। तो हम ऐसा नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि मतलब ये बताने का रीजन ये है कि लोग पहले बोलते हैं, बट ब्रिटेन में उस टाइम क्या लोगों ने नहीं बोला होगा, नहीं बोला होगा। क्यों नहीं बोला होगा, क्योंकि उनको कोई टेंशन ही नहीं, ठीक है। तो जब उनको लगता था कि यार सरकार हमारे लिए अच्छा कर रही है, देखो सस्ते में कुछ कर रही है, अलग अलग इन्वेंशन कर रही है, रेफ्रिजरेटर शिप आ रहे हैं, तो जो करना करने दो, है ना। समझ आ गया ना आपको, बेसिकली वो अपनी सरकार से संतुष्ट थे जो वो बाकी काम कर रही थी। तो अगर वो दूसरा काम कर रही थी, हमारे देश पे कब्जा कर रही थी, तो उन्होंने बोला ठीक है करने दो, जबकि ये भी गलत था, उनको यहाँ पर उंगली उठानी चाहिए थी, बट उठाई नहीं उन्होंने यहाँ पर उंगली। तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। चलो, अब थोड़ा सा हम एक दूसरे देश पर अटैक करने की बात कर ही रहे हैं, दूसरे देश पे कब्जा करने की बात कर ही रहे हैं, तो एक टॉपिक भी पढ़ लेते हैं जिसका नाम है 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का मतलब यही होता है दूसरे देश पे हमला करके उसको उस पर कब्जा कर लेना, ठीक है। 19वीं शताब्दी के आखिर में, 19वीं शताब्दी कब, अब ये तो देखो याद रहना चाहिए, 1801 से लेकर अपना 1900 तक, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी के आखिर के दशकों में व्यापार बढ़ा और बाजार तेजी से फैलने लगे। हमें इस प्रक्रिया के स्याहे पक्ष पर भी नजर अंदाज नहीं करना चाहिए। मतलब व्यापार हो रहा था, बाजार तेजी से बढ़ रहा था, बट साथ साथ में व्यापार में इजाफा और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक परिणाम यह भी हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लगे। बहुत सारे देशों को गुलाम बना लिया गया और बहुत सारे लोगों की जीविका भी छीनी। जिन जिन देशों को गुलाम बनाया गया वहां के लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई, उनकी इनकम बहुत कम हो गई, उनकी जीविका जो थी वो छीन ली, उनका लाइवलीहुड छीन लिया। अब ये मैं समझाऊंगा आपको अगले टॉपिक में, बट अभी हम आगे पढ़ते हैं।
19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोप की विजयों के बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकीय परिवर्तन आए और औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया। मतलब ये बता रखा है कि यूरोप ने जब दूसरे देशों पे हमला किया था और उसकी विक्ट्री हुई थी, यूरोप ने जब दूसरे देशों पे कब्जा कर लिया था, तो बहुत सारे बदलाव आए, बहुत सारे कष्टदायक बदलाव आए। जिन देशों पे उन्होंने कब्जा करा था बहुत सारे कष्टदायक बदलाव आए थे, ठीक है। और बट उससे विश्व व्यापार भी बढ़ा था। ओके, अब लिखा क्या है, ये पिक्चर आपको दिख रही होगी, मैं इसको जूम करके दिखाऊंगा अभी। बट एक्चुअल में ना इस पिक्चर में पता है क्या दिखा रखा है, इसमें ना बॉर्डर दिखा रखा है सीधा, ठीक है। अब देखो, अब नहीं समझे हो गया, अभी मैं जूम करके पहले इसको रीड कर लेते फिर जूम करके दिखाता हूँ। 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई थी। यूरोप के जो भी ताकतवर देश है उनकी बर्लिन में बैठक हुई थी। बर्लिन याद है ना, पढ़ा था हमने। तो बर्लिन चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग है ना, सत्ता की साझेदारी, जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह लकीरें खींचकर उसको आपस में बांट लिया गया था, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पर है ना, आपको अलग अलग देशों के नाम लिखे हुए होंगे। फ्रेंच भूमध्य अफ्रीका, फ्रेंच पश्चिमी अफ्रीका, है ना, फ्रेंच सूडान, ये अलग अलग, ये जिन जिन देशों ने उन पे हमला करके जीता है ना, ठीक है। जैसे फ्रेंच यहाँ अफ्रीका में कहां से आ गए, वो तो ऊपर है। तो फ्रेंच ने जिन जिन एरिया पे कब्जा करा उन्होंने उसका नाम अपने ऊपर कर दिया। बट यही नहीं है, और भी एक चीज बता रहा हूँ, देखो 19वीं सदी के आखिरी में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली थी, अपने अपने एरिया को बड़ा कर लिया था। और उसके बाद बेल्जियम और जर्मनी ने भी यही चीजें करी थी, उन्होंने भी दूसरे दूसरे देशों पर हमला करके उसको जीतने की कोशिश करी थी। अमेरिका ने भी फिर 1890 में जिन जिन एरिया को स्पेन ने एक बार पे कब्जा किया था, उसी एरिया को अब अमेरिका ने भी कब्जा लिया था। तो मतलब ये जो बड़े बड़े देश थे, जैसे बर्लिन हो गया, हमारा ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, यूरोप के अन्य देश हो गए, और अमेरिका खुद, जो एक टाइम पे खुद दूसरे का गुलाम हुआ करता था, ब्रिटेन का, यूरोप के अलग अलग देशों का गुलाम हुआ करता था, स्पेन का गुलाम हुआ करता था, पता है ना, वो चेचक पढ़ा था हमने फर्स्ट पार्ट में। अब वो दूसरे देशों पे अटैक करने लगा था। अब मैं जूम करके दिखाता हूँ मेरे कहने का मतलब क्या है, ठीक है। आपको शायद आपको दिख रहा हो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये सीधी लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पर मिस्र के नीचे सीधी लाइन दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखोगे सीधी लाइन। यार ऐसा कैसा, सीधी लाइन से कौन सा बॉर्डर होता है? ये एक्चुअल में जो जिन जिन देशों ने कब्जा करके जमीन जीती थी ना, उन्होंने खुद बॉर्डर बनाया, बांट दिया, ठीक है। 9th क्लास में शायद आपने चैप्टर नंबर 5 में, आपका तो शायद सिलेबस वगैरह कट गया होगा, चैप्टर नंबर 5 जो था पैसेज इन दी मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है, उसमें आपने शायद देखा होगा अमेरिका ने बिल्कुल, सॉरी हमारे ब्रिटेन ने बिल्कुल जो मसाई मारा का जो लैंड था उसको बिल्कुल काट दिया था बीचों बीच से। तो यही बता रखा है, एकदम काट दिया, सीधी सीधी लकीरें खींच के अफ्रीका के टुकड़े कर दिए थे, ठीक है। अब पहले इसको छोटा कर लेते हैं, चलो हो गए, ठीक है, ओके। अब आते हैं, अभी हमने क्या देखा कि बेसिकली हमने देखा कि जी लोगों को जमीन तो छीन ही रही थी लोगों की, है ना, स्वतंत्रता तो छीन ही रही थी। अब हम देखेंगे कि लोगों की आजीविका में कैसे बदलाव आ रहे थे, ठीक है, लोगों की आजीविका में कैसे बदलाव आ रहे थे वो हम देखेंगे। अब पढ़ते हैं जी, नेक्स्ट टॉपिक है रिंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग, ठीक है, रिंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग। अब हुआ क्या, ये जो टॉपिक है ये बेसिकली रिलेटेड है आपके अफ्रीका से। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने अफ्रीका का टॉपिक देखा था, अब ये वाला भी अफ्रीका का टॉपिक है। अब हुआ क्या, मैं आपको बता देता हूँ। अफ्रीका में ना उस टाइम में ना ट्राइब्स के लोग रहा करते थे, ठीक है। ट्राइब्स के लोग क्या होते हैं, जो जनजाति के लोग हैं ना वो रहा करते थे। और वो जो ट्राइब्स के लोग हैं उनके पास, क्योंकि अफ्रीका में उस टाइम आबादी जो थी कम थी, पॉपुलेशन कम थी। मैं आपको बता दूं, आज भी अगर आप देखोगे ना अफ्रीका की पॉपुलेशन, पूरे अफ्रीका की कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन हमारे से थोड़ी सी ज्यादा है, जबकि हमारा एक देश है, उनका पूरा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। फिर भी आप पॉपुलेशन को देखोगे ना, उनकी पॉपुलेशन आप कह सकते हो पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे से थोड़ी कम ही है। पॉपुलेशन तो ज्यादा है उनकी, 1.3 बिलियन से ज्यादा है, पर उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे से कम है। अभी आप 9th क्लास में अगर चैप्टर नंबर 6 पढ़ा होगा पॉपुलेशन का, तब आपको अच्छे से पता होगा। बट ये याद रखो कि उस टाइम में ना 19th सेंचुरी में या 18th सेंचुरी के टाइम पीरियड में जो हमारा ये जो अफ्रीका है उसकी जो पॉपुलेशन थी, है ना, उसकी पॉपुलेशन थोड़ी सी कम थी, है ना। और ज्यादातर जो भी लोग थे वहां पर आप कह सकते हो ट्राइब्स के लोग थे, है ना, जनजातियों के लोग थे। और वो अपनी जीवन का जो भी गुजर बसर होता है ना, वो अपने जानवरों से किया करते थे। वहां पर है ना उपभोक्ता सामान नहीं हुआ करते थे, खाने पीने की ऐसी चीजें नहीं हुआ करती थी, है ना, या कोई पैकेट की कोई चीजें नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं पड़ती थी। ओके चलो,
अब थोड़ा सा आगे टॉपिक पढ़ते हैं, फिर आपको पता चलेगा। प्राचीन काल से ही अफ्रीका में जमीन की कमी नहीं थी, और जबकि वहां पर आबादी बहुत कम थी, जमीन बहुत थी और आबादी कम थी, है ना। सदियों कह रहा हूँ, सदियों तक अफ्रीकियाई जो अफ्रीका के लोग थे कि जिंदगी व कामकाज जमीन और पालतू पशु के सहारे ही चला करती थी। मतलब ज्यादातर लोग वहां पर अपने जानवरों को पालते थे, जमीन पे खेती करते थे, यही काम होता था। वहां पर पैसे या वेतन पर काम करने का चलन ही नहीं था। पैसे से जब उनके पास इतनी सारी जमीन है, खेती करेंगे, वह दूसरे के लिए काम क्यों करेंगे, है ना। तो यही बात लिखी हुई है। 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान की बहुत कम थे, मतलब उपभोक्ता सामान बहुत कम थे, खाने पीने की चीजें जो थी, जो पैकेट वाली होती थी, बहुत कम थे, क्योंकि लोग दूसरे के लिए काम ही नहीं करते थे। दूसरे के लिए काम नहीं करेंगे तो पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उनको, है ना। ऑब्वियसली जब आप दूसरे के लिए काम करते हो, आज अगर इंडिया में भी अगर हम दूसरे के लिए काम करते हैं तो हमें सैलरी मिलती है, बट अफ्रीका में उस टाइम कोई दूसरे के लिए काम ही नहीं करता था, तो सैलरी कहाँ से मिलेगी। तो अपने घर में जो जानवर होते थे या जो जमीन होती थी उन पे खेती वगैरह करते थे, ठीक है। जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता है, बट क्योंकि ऐसे सामान बहुत कम थे, है ना, जिनको मतलब पैसे से खरीदा जा सकता है, क्योंकि पैसे तो उस टाइम ज्यादा लोगों के पास थे ही नहीं, क्योंकि वो अपनी खेती वगैरह पे ही काम करते थे और अपने जानवरों को ही पालते थे। अगर आप अफ्रीका के किसान होते और आपके पास जमीन और पालतू पशु होते जिनकी वहां कोई कमी नहीं थी, तो शायद आपको भी यह बात समझ नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की क्या जरूरत है। इसका ये मतलब है कि अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास है ना 2,500 करोड़ रुपए पड़े हैं, 2,500 करोड़ रुपए, या मैं बोलूं इंडिया के आप सबसे रिचेस्ट पर्सन हो, क्या आप मेरे लिए काम करोगे। तो आप क्या बोलोगे, द आंसर इज नो। क्यों करोगे आप मेरे लिए काम, आपके पास, आप इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन हो, तो आप मेरे लिए काम नहीं करोगे। तो वैसे ही अफ्रीका के साथ था। अफ्रीका में जो लोग थे उनके पास इतनी जमीन थी, इतने जानवर थे, जानवरों के दूध वगैरह से उनको मिल जाता था, खाने पीने की चीजें कृषि से मिल जाती थी, वस्तु विनिमय कर लेते, बार्टर सिस्टम कर लेते थे, काम खत्म। उनको क्या जरूरत है पैसे के लिए काम करने की, है ना। ओके। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप ताकते अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडार को देखकर इस महाद्वीप की तरफ आकर्षित होने लगी। और उसके बाद जो यूरोपीय शक्तियों वाले देश है, जो बड़े बड़े यूरोपीय देश है, जिसमें से ब्रिटेन भी एक था, वो सारे के सारे लोग जो हैं, चाहे वो इटली के लोग हों, चाहे फ्रांस के लोग हो, ब्रिटेन के लोग हो, उन्होंने कहा भैया अफ्रीका को पकड़ो, खनिज पदार्थ है बहुत, जाके उस देश पे कब्जा करेंगे, ठीक है। तो यूरोपीय लोग अफ्रीका में बगानी खेती करने और खदानों का दोहन करना चाहते थे। मतलब जो वहां पर बड़े बड़े एरिया है, वहां पर बगानों की खेती, जैसे चाय की खेती होनी है, अपनी असम में खेती होती है चाय की, वैसे वहां पर बड़े बड़े बगानों में वो खेती करना चाहते थे जो यूरोप के लोग थे। और वहां के जो भी खदान वगैरह थी, क्योंकि अफ्रीका के लोग जो थे वहां पर, जो आदिवासी लोग थे, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, है ना। वो क्या करेंगे कोयला निकाल के, उनको मतलब इतनी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता था, उनको कौन सा बेचना था, वो तो पैसे के लिए काम ही नहीं करते थे। बट ये यूरोप के लोग ये चाहते थे कि जी वो बगान में खेती वगैरह करे, वहां पर जाके उस एरिया पे कब्जा करके, और साथ ही में खदानों का दोहन भी करे, ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके, ठीक है। ऐसा वो क्यों करना चाहते थे, ताकि जो उन्होंने खदानों से जो मान लो लोहा कोयला कुछ भी निकाला ना, उसको यूरोप भेज सके, इसलिए वो उस पर कब्जा करना चाहते थे। किस पे, अपने अफ्रीका पे। लेकिन वहां एक ऐसी समस्या पेश आई जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वहां के लोग तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते थे, है ना। जैसे मैंने बोला, उनके पास इतना पैसा था, मतलब पैसा तो नहीं था उनके पास, बट इतनी सारी चीजें थी कि उनको काम करने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। अमेरिका गए तो अमेरिका के लोगों को चलो वो तो मान गए कि उनके पास कुछ काम नहीं था, ठीक है, उनके पास इतनी जमीन भी नहीं थी, तो अमेरिका के लोग जो थे वो काम करने के लिए रेडी हो गए। बट अफ्रीका के लोग तो काम करने को रेडी नहीं हो रहे थे। तो अब क्या हुआ कि मजदूरों की, यहाँ पर मजदूर आएगा, मजदूरों की भर्ती और उन्हें अपने पास रोके रखने के लिए मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे आजमाए। क्या क्या हथकंडे आजमाए। पहले तो उन पर भारी भरकम कर लाद दिए। जब यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका पर कब्जा किया था ना, तो वहां के जो भी लोग थे, है ना, उन पर भारी कर लाद दिए कि जी इतना टैक्स दो, इतना टैक्स दो, इतना टैक्स दो। वो ये सोच रहे थे कि इनसे ज्यादा टैक्स मांगेंगे ना, तो टैक्स तो पैसे में देना होगा। अब पैसे लाने के लिए इनको काम करना पड़ेगा, है ना। जिनका भुगतान केवल तभी किया जा सकता है जब करदाता बगानों या खदानों में काम कर सकता है।
या तो देखो पैसा कमाने के लिए या तो आपको बगानों में काम करना पड़ेगा, यूरोप वाली जो शक्तियां उनके बगानों में काम करना पड़ेगा या उनके खदानों में काम करना पड़ेगा, तभी आपको पैसे मिलेंगे। क्योंकि जो यूरोपीय शक्तियां है वो तो टैक्स में एज अ पैसे लेंगे ना, पैसे लेंगे। जब वो बोलेंगे कि जी टैक्स दो, तो पैसे लेंगे और कोई चीजें थोड़ा ना लेंगे। आगे क्या हुआ, काश्तकारों को उनकी जमीन से हटाने के लिए उत्तराधिकारी कानून भी बदल दिए गए। उत्तराधिकारी कानून का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। नए कानून में यह व्यवस्था कर दी गई कि अब परिवार का केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। देखो, मान लो मैं अफ्रीका में रहता हूँ, मेरे पास 1000 एकड़ की जमीन है। मेरी बात सुनना, मैं इस टाइम की बात कर रहा हूँ, इस वाले टाइम की बात कर रहा हूँ। मैं अफ्रीका में रहता हूँ, मेरे पास 1000 एकड़ की जमीन है और मेरे को पता है, और मेरे 3 लड़के हैं, लेट्स मेरे 3 लड़के हैं, और उन सबको पता है और मेरे को भी पता है 1000 एकड़ है, बैठ के खाएंगे आराम से, कोई काम वाम नहीं करेंगे, ठीक है, मजे लेंगे अपनी लाइफ के। बट उसके बाद यूरोपीय आते हैं, वो कहते हैं कि जी आपको टैक्स देना पड़ेगा, और टैक्स आप तभी दे सकते हो जब आप बगानों में काम करो, क्योंकि पैसे तो आपके पास है नहीं, है ना, क्योंकि आप पैसे के लिए तो काम करते ही नहीं। तो अब ये हो गई दिक्कत। अब दूसरी दिक्कत उन्होंने और क्रिएट कर दी यूरोपीय लोगों ने, उन्होंने बोला कि ये जो 1000 एकड़ की जमीन है ना, क्योंकि फिर मैंने बोलना शुरू कर दिया, चलो ठीक है मैं टैक्स में आपको अपने जानवर देना शुरू कर दूंगा, मैंने ये बोलना शुरू कर दिया। अब फिर यूरोपीय परेशान कि यार ये तो पैसे की जगह जानवर देने के लिए रेडी हो गए, है ना। तो उन्होंने बोला और कोई तरीका अपनाओ, तो उन्होंने ये बोला कि चलो एक बंदा तो बच जाएगा, ठीक है। बट उन्होंने एक कानून ऐसा बना दिया यूरोपीय लोगों ने, जिसमें उन्होंने ये बोला, यूरोपीय ताकतों ने, कि अब है ना जो 1000 एकड़ की जमीन है ना, वो आप खुद के पास नहीं रख सकते, ठीक है, और अपने 3 लड़कों में नहीं बांट सकते, एक ही लड़के को दे सकते हो आप अपनी जमीन, बाकी 2 लड़के को तो जमीन नहीं मिलेगी। और अगर उनको जमीन नहीं मिलेगी तो उनको काम करना पड़ेगा, है ना, अपने जीवन बसर करने के लिए। और अगर उनको काम करना पड़ेगा तो वो कहाँ काम करेंगे, बगानों में और खदानों में। तो यही तरीका अपनाया उन्होंने। तो ये लिखा है, इस कानून के जरिए परिवार को बाकी लोगों को श्रम बाजार में ढकेलने का प्रयास किया जाने लगा, श्रम बाजार में ढकेलने का, यानी बाकी जो लोग थे, मेरे जो 3 लड़के थे उसमें से 2 लड़के जो उनको बोला जाने लगा कि अब तो आपके पास कोई चारा नहीं, अब तो खदानों में आके काम करना पड़ेगा, है ना। मैं अपनी फैमिली के बारे में बता रहा हूँ यहाँ पर आपको, ठीक है। चलो, खान कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया गया, उनके खुलेआम घूमने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। अब जो मेरे 2 लड़के थे उनको 2 लड़के मतलब जो खदानों में जिन लोगों को ले जाया जाता था काम करने के लिए, उनको वहीं बंद कर दिया जाता था कि जी काम पूरा करना है, और पाबंदी लगा दी गई कि आप वहां से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। चलो, अब हुआ क्या, इसके बाद क्या हुआ, तभी रिंडरपेस्ट नामक विनाशकारी पशु रोग फैल गया। मतलब अफ्रीका के लोग तो बिल्कुल ही, उनकी तो बिल्कुल काया पलट हो गई। पहले तो अफ्रीका ये यूरोपीय लोग आ गए, कहते जी टैक्स देना पड़ेगा, चलो ठीक है। फिर बोला कि जी अपनी पैतृक जो संपत्ति है वो एक ही लड़के को दे दोगे, चलो ठीक है। अब एक और दिक्कत आ गई, दिक्कत क्या आ गई, तभी वहां पर रिंडरपेस्ट नामक एक विनाशकारी पशु रोग फैल गया। अब ये पशु रोग क्या था और ये आया कैसे था, ठीक है। जैसे याद है ना, अफ्रीका में जो चेचक आया था, सॉरी अमेरिका में जो चेचक आया था, वो तो हमारे ये वो लेकर आए थे, स्पेनिश वगैरह लेकर आए, पुर्तगाली वगैरह लेकर आए थे। और ये जो रिंडर पेस्ट था वो पता कैसे आया था, कि अफ्रीका में जो एरिट्रिया पर हमला कर रहे जो इतावली सैनिक थे, जो यूरोप के अंदर ही आता है, इटली, तो इतावली जो सैनिक थे वो आए थे, ओके। और वो जब सेना मतलब कब्जा करने के लिए आया था अफ्रीका पे, तो उनको खाने पीने की चीजें चाहिए थी। तो वो खाने पीने की चीजें कहाँ से मंगवाते थे, ब्रिटिश से मंगवाते थे। ब्रिटिश से जब वो मंगवाते थे, तो वहां पर जो जानवर आते थे ना, मतलब उन जानवरों को, जिन जानवरों को काट के भेजा गया, उन्हीं से बीमारी फैली, और वो बीमारी जानवरों तक, एक जानवर से दूसरे जानवर तक फैलती गई, फैलती गई, फैलती गई। और जो अफ्रीका के लोगों के पास या तो जमीन थी या जानवर थे, और वो जानवर खत्म होने लग गए। अब बहुत बड़े नंबर पे खत्म होने लग गए। तो यही बात लिखी हुई है, देखो। तभी वहां पर रिंडरपेस्ट नामक विनाशकारी पशु रोग फैल गया था। 1880 के दशक में के अंत तक रिंडरपेस्ट अफ्रीका तक पहुंच गया। और कैसे पहुंचा यही बता रखा है, कि उस समय पूर्वी अफ्रीका में जो एरिट्रिया पर हमला कर रहे इतावली सैनिक का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आई, जिन्हें जानवरों के जरिए यहां पहुंची थी, ओके। मैंने बेसिकली ब्रिटिश बोला था, ब्रिटिश नहीं था। जो जिस एशियाई देशों, जैसे भारत भी उसमें से एक है, भारत हो गया, है ना, अपना सिलोन हो गया, सिलोन याद है ना, सिलोन, ये अपना श्रीलंका हो गया, ठीक है, म्यांमार हो गया, इन सारों के सारे देशों से जिन पे ब्रिटिश ने कब्जा कर रखा था, वहां से नॉन वेज जो था या मांस वगैरह था, जानवर वगैरह थे, वो कहाँ भेजे जाते थे, अफ्रीका भेजे जाते थे। अब जो वो अफ्रीका भेजे जाते थे, उन्हीं के साथ ये बीमारी भी चली गई, ठीक है।
अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में दाखिल होने वाली यह बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका तक भी फैल गई। 1892 में यानी 10 साल के अंदर ही अटलांटिक तक जा पहुंची। 5 साल में यह केप जो कि अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से पर है वहां तक जा पहुंची। रिंडरपेस्ट से अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। 90% जो जानवर थे वो मर गए। पशु के खत्म हो जाने से तो अफ्रीकाई की रोजी रोटी के साधन ही खत्म हो गए, बिल्कुल खत्म ही हो गए। अब वो करेंगे क्या जब उनके पास जानवर वगैरह नहीं है ना। और अपनी सत्ता को और मजबूत करने तथा अफ्रीकियाई जो को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहां के जो बागान मालिक है ये, ठीक है, जो बागान मालिकों ने, खदान मालिकों ने और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे कुचे पशु को भी अपने कब्जे में ले लिया है। जो 90% तो मर गए, बाकी 10% भी बोल दिया जी हमारे अंडे कर दो, अभी टैक्स ले रहे हैं हम, जानवर दो हमको। टैक्स दे रहे थे ना पहले जानवर के रूप में, तो अब वो वापस दो हमको। तो उन्होंने जानवर मांग लिए। बचे कुचे पशु संसाधनों पर कब्जे से जो यूरोपीय औपनिवेशवाद को पूरे अफ्रीका को जीतने व गुलाम बना लेने का बेहतरीन मौका हाथ लग गया था। 19वीं सदी में दुनिया के अन्य भागों पर भी पश्चिमी आक्रमण और विजय के परिणामों पर भी हम ऐसी कहानी देख सकते हैं। सेम कहानी आपको लग रही होगी सर ये तो हमारे उसमें भी हुई थी, अमेरिका में भी हुई थी। चेचक फैल गया था ना, चेचक वो इंसानों को फैला था और ये जानवरों को फैला था, बट मतलब सेम ऐसी चीजें जो थी वो अलग अलग पार्ट में हुई थी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया हो। बाकी फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। उसके अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार चीज देखने वाले हैं। जो अभी मैंने बोला था ना वेस्ट इंडीज चैप्टर के शुरू होने से पहले बोला था कि बहुत सारे इंडियन ऐसे हैं जिनके जो वेस्ट इंडीज में, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेस्ट इंडीज में रहते हैं और जिनके नाम है ना थोड़े इंडियन नेम लगते हैं। मैंने ऐसे इंडियन नेम मतलब हिंदू नेम लगते हैं। अब हिंदू कहाँ से पहुंच गए वहां पर, तो उसी की स्टोरी मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। बाकी आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो, ठीक है। मैं आपकी वजह से 145,000 सब्सक्राइबर पे पहुंचा हूँ एंड जनवरी चल रही है 2022 की। एंड आई होप इस साल के अंदर अंदर हम कम से कम 2 लाख तो कर ही दें, है ना। 2 लाख तो हो ही जाएंगे, है ना। तो जल्दी से जल्दी हो आई होप, और वो आपके सपोर्ट के बिना तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। जो बच्चा आज 11th और 12th में है ना, उन्होंने भी कभी बहुत सपोर्ट किया था, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, और मैं आपसे ही उतनी आशा करता हूँ, ठीक है। चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।